नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कोटा एजुकेशन हब में। जैसा कि आप सबको पता है, हम सब यहाँ पर आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की तो पहले पेपर हो चुके हैं, उनके सॉल्यूशन कर रहे हैं। 2021 के जो दोनों पेपर थे, पेपर 1 और पेपर 2, उनके 300 प्रश्न हम कर चुके थे। 2016 का जो इसके पहले वाला पीवाईपी था, उसके भी हम 150 प्रश्न कर चुके थे पेपर 1 के। आज हम पेपर 2 के 105 प्रश्न कर चुके हैं, उसके आगे के 106 नंबर से प्रश्न करेंगे। ठीक है, आपको हमारे इस चैनल पर सारे प्रश्न मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको किसी भी प्रश्न में या किसी भी टॉपिक में या किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। हम उसको ज़रूर उसका आसान तरीके से समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। 106वां प्रश्न देखते हैं क्या कहता है कि प्रसाद के नाटकों और उनके पात्रों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। तो यानी कि जो जयशंकर प्रसाद है, उन्होंने जो नाटक लिखे हैं, उनके पात्र दे रखे हैं और उनसे संबंधित कथन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है कि चाणक्य जो थे वो लक्ष्य सिद्धि के लिए साधन की पवित्रता को आवश्यक मानता है। पहले ऑप्शन पे गौर करेंगे, एक सेकंड होल्ड करते हैं इसको। दूसरा ऑप्शन देखते हैं तब तक। ध्रुव स्वामिनी नारी अधिकार की आवाज़ बुलंद करती है, 100% सही है। काव्यात्मकता प्रसाद के नाटक की बहुत बड़ी विशेषता है, 100% सही है। स्कंदगुप्त मातृभूमि के उद्धार के लिए अकेला युद्ध करने के लिए तैयार है, 100% सही है। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन जो 100% सही है। पहला ऑप्शन क्यों डाउट में है? क्योंकि चाणक्य लक्ष्य सिद्धि के लिए साधन की पवित्रता को आवश्यक मानता है। ये जरूरी नहीं है कि अगर हमें साध्य तक पहुँचना है, मंजिल तक पहुँचना है, तो जरूरी नहीं कि साधन हमेशा पवित्र हो। आवश्यक नहीं है, ऐसा होना चाहिए लेकिन हमेशा आवश्यक नहीं मानता है। तो ये पहला वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। 107वां प्रश्न क्या कहता है हमारा कि धर्मवीर भारती के अंधा युग से संबंधित कौन सा कथन गलत है। 107 का आंसर बताना है कि कौन सा कथन गलत है। यह एक गीति नाट्य है जिससे महाभारत युद्ध के प्रारंभ, आप सबको पता होगा, अंधा युग जो 1954 में लिखा गया नाटक है धर्मवीर भारती का, यह महाभारत के खत्म होने पर यानी कि 18वें दिन के अंत पे, 18वें दिन के जो संध्या थी ना, वहाँ से शुरू होता है ये नाटक। ऐसा उसके बाद जब सारा युद्ध खत्म हो जाता है, उसके बाद ये नाटक शुरू होता है। तो प्रारंभ को आधार बनाया गया है, तो यही गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर गलत कथन का चयन करना था, इसलिए यही सही उत्तर हो जाएगा, पहला उत्तर सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं हम। इस समकालीन समस्याओं को रचनात्मक स्तर पर उठाया गया है, सही बात है। युद्ध जनित अर्धसत्य, कुंठाओं आदि अंधी स्वार्थपरता, विवेक शून्यताओं के बीच आस्था, दायित्व और ज्योति का भी उद्घाटन किया गया है। ईश्वर की भी मृत्यु हो जाती है जी, बिल्कुल। इसमें जो एक चैप्टर है उसके अंदर भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु का भी बताया गया है, ठीक है ना। 108वां प्रश्न क्या कहता है, देख लेते हैं। 108वां प्रश्न, इनमें से मिलान करना है। तो एक और द्रोणाचार्य किसका नाटक है? शंकर शेष का नाटक है। आठवां सर्ग सुरेंद्र वर्मा का नाटक है, ठीक है। बकरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक है। और जो देवयानी है, देवयानी किसका नाटक है? रमेश बख्शी का। तो आप मिलान कर लेना एक बार इसमें। अगला प्रश्न क्या कहता है कि भारतेंदुकालीन साहित्य और उनकी प्रवृत्तियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे गलत कथन का चयन करना है कि कौन सा कथन भारतेंदुकालीन की प्रवृत्तियों से गलत कथन है ना। रीति काल की तुलना में इस काल के साहित्य में विषय चयन में व्यापकता, विविधता आई है, एकदम सही कथन है। रीति काल में जहाँ पर राजभक्ति पे लिखा गया था, यहाँ पर समाज के ऊपर, समाज की बुराइयों के ऊपर लिखा गया है, देशभक्ति के ऊपर लिखा गया है, तो व्यापकता तो आई है। इस काल में मातृभूमि प्रेम, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग और शिक्षा के प्रचार प्रसार पर बल दिया गया है, एकदम सही कथन है। बाल विवाह, भ्रूण हत्या, विधवा विवाह निषेध जैसी सामाजिक कुरीतियों पर भी इस काल के लेखकों ने जमकर प्रहार किया, बिल्कुल सटीक कथन है। राजभक्ति की अपेक्षा राष्ट्रभक्ति को प्राथमिकता देते हुए इस काल के साहित्यकारों ने अंग्रेज राज्य की सब प्रकार से भर्त्सना की, यानी कि बुराई की। ये गलत हो जाएगा सब प्रकार से, क्योंकि यहाँ पर राजभक्ति की अपेक्षा राष्ट्रभक्ति को ये पंक्तियाँ आई हैं, जबकि यहाँ पर राजभक्ति और राष्ट्रभक्ति का द्वंद्व जरूर था। मतलब राजभक्ति भी इनको करनी थी और राष्ट्रभक्ति भी करनी थी, तो ये इनका द्वंद्व था। लेकिन ये जो चौथा ऑप्शन है ना, पूरी तरह से सटीक सही नहीं है, इसलिए यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 110वां प्रश्न क्या कहता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में गलत कथन का चयन करना है। वे नवयुग के अग्रदूत और हिंदी साहित्य की आधुनिकता के जन्मदाता थे, बिल्कुल सही बात है। युग का कवि भी कहा जाता है उनको। उन्होंने भारतीय जीवन की समस्त बुराइयों की निंदा कर उसे स्वस्थ एवं प्रशस्त बनाने की चेष्टा की, यह भी एकदम सही उत्तर है। गद्य और पद्य दोनों में खड़ी बोली हिंदी का व्यवहार किया था, यह गलत कथन हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि खड़ी बोली का जो विशेष परिवर्तन हुआ था वो द्विवेदी काल से हुआ था। भारतेंदु काल में जो कविताएं लिखी जा रही थी, खुद जो भारतेंदु कविताएं लिखते थे वो ब्रजभाषा में लिखते थे,
गद्य का जो व्यवहार था वो खड़ी बोली में जरूर होता था, लेकिन जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें दे रखा है गद्य और पद्य दोनों में ही खड़ी बोली का व्यवहार हुआ है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पद्य में ब्रजभाषा का और गद्य में खड़ी बोली का व्यवहार होता था। उन्होंने देशभक्ति के साथ साथ राजभक्ति को भी अपने काव्य का वर्ण विषय बनाया, ये एकदम सही कथन हो जाएगा बिल्कुल। जैसा कि मैंने पहले कहा, राजभक्ति और देशभक्ति के विषय द्वंद्व था। 111वां प्रश्न क्या कहता है, देखिए दोस्तों, कि इनमें से किस कवि साहित्यकार का संबंध भारतेंदु काल से नहीं है, यानी कि भारतेंदु मंडल का कवि कौन नहीं है। राधिका रमन प्रसाद सिंह, ठीक है, एक बार होल्ड करते हैं इसको। प्रताप नारायण मिश्र तो है, अंबिका दत्त व्यास भी है, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमचंद भी है। लेकिन जो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, जो कमजोर होगा, भारतेंदु काल का या भारतेंदु मंडल का नहीं है, वो है राधिका रमन प्रसाद सिंह। ठीक है, इनका उत्तर अलग हो जाएगा, क्योंकि प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास और बद्रीनारायण चौधरी प्रेमचंद ये भारतेंदु काल से संबंधित है। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा राधिका रमन सिंह, राधिका रमन प्रसाद सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, 112वां प्रश्न, स्त्री विमर्श की दृष्टि से इनमें से किस लेखिका की गणना घोषित नारीवाद लेखिका के रूप में की जाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रभा खेतान। प्रभा खेतान स्त्री विमर्श की दृष्टि से घोषित नारीवादी, ठीक है ना। 112वें का उत्तर हो जाएगा प्रभा खेतान। 113वां प्रश्न क्या कहता है, यहाँ पे मिलान करना है 113वें प्रश्न में, देख लेते हैं। नील देवी नाटक किसका है, नील देवी नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। संयोगिता स्वयंवर लाला श्रीनिवास दास का है। इसके अलावा अमर सिंह राठौड़ नाटक है राधाचरण गोस्वामी का, और महाराणा प्रताप नाटक है राधा कृष्ण दास का। वैसे ये प्रश्न डिलीट हुआ था क्योंकि इसमें कोई भी ऑप्शन जो था वो मैच नहीं खा रहा था, तो एक बार इसमें देख लेना आप सब, है ना। नील देवी तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, संयोगिता स्वयंवर लाला श्रीनिवास दास का है। तो ए में 2 और बी में 5, ए में 2 और बी में 5 इसमें किसी में भी नहीं है ना, तो इस वजह से ये डिलीट हो गया था। ए में 2 तो है बट बी में 5 नहीं है, क्योंकि संयोगिता स्वयंवर लाला श्रीनिवास दास का नाटक था। ठीक है, इसके अलावा अमर सिंह राठौड़ मैंने बताया था राधाचरण गोस्वामी का, और महाराणा प्रताप राधा कृष्ण दास का। भारतेंदु कालीन नाटकों की रचना के मूल उद्देश्य से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। भारतेंदु काल में जो नाटक लिखे गए उनके मूल उद्देश्य से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, उसका चयन करना है। चलिए बताते हैं। मनोरंजन के साथ साथ जनमानस को जागृत करना, बिल्कुल सही बात है। आपने देखा होगा भारत दूरदर्शा और अंधेर नगरी जैसे नाटक भारतेंदु ने लिखे थे। प्राचीन संस्कृति के प्रति प्रेम जगाना, यह भी एकदम सही कथन है। सत्य, न्याय, उदारता आदि मूल्यों के प्रति आस्था रखना, यह भी सही बात है, आस्था उत्पन्न करना। परिनिष्ठित भाषा का विकास एवं विस्तार करना, परिनिष्ठित भाषा का मतलब हो जाएगा खड़ी बोली का एकदम शुद्ध परिमार्जित रूप को विकास करना, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि अभी तक इस बात पर यहाँ पे जोर नहीं दिया गया था, तो ये कमजोर उत्तर हो जाने के कारण यही गलत कथन हो जाएगा। ये देखिए वो कथन जिसका मैंने आपको बहुत बार जिक्र किया है, चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु, भिक्षु से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। ये कथन किस विद्वान का है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। मैंने 50 बार आपसे बोला था कि ये कथन आ सकता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। 116 प्रश्न देखिए, भारतेंदुकालीन पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित विषय वस्तुओं से संबंधित कौन सा गलत है। जब भारतेंदु काल में जो कविताएं निकलती थी उनमें कौन सा ऐसे विषय था जो नहीं छपता था। तो पहला ऑप्शन है सामाजिक अंधविश्वासों, रूढ़ी आदियों पर व्यंग्यप्रद रचनाएं, एकदम सही कथन है पहला ऑप्शन। सामाजिक विश्वासों के खिलाफ व्यंग्य रचनाएं छपती थी। राष्ट्रीय चेतना से संबंधित रचनाएं, राष्ट्रीय चेतना से संबंधित रचनाएं अभी नहीं छपने लगी थी। राष्ट्रीय चेतना से संबंधित रचनाएं द्विवेदी काल में सबसे ज़्यादा छपी थी। तो राष्ट्रीय चेतना का अभाव थोड़ा बहुत मिलता है भारतेंदुकालीन पत्र पत्रिका में, इस कारण यही कथन गलत हो जाएगा। इस कारण हमारा सही उत्तर दूसरा हो जाएगा। जीवन के मार्मिक भाव व्यंजक चित्र प्रस्तुत करने वाली छोटी छोटी कलात्मक कहानियाँ, ये भी सही है। और जन जागरण और सामाजिक सुधार से संबंधित रचनाएं, ये एकदम सही है। तो दूसरा यहाँ पे कमजोर उत्तर होने के कारण गलत हो जाएगा, यानी कि यही सही उत्तर हो जाएगा। 117वां प्रश्न क्या कहता है देख लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के रचनाओं का कालक्रम बताना है हमको, बिल्कुल बता देते हैं। ये मौलिक नाटक है। इसमें वैदिक हिंसा अहिंसा भवती, चंद्रावली, फिर भारत दुर्दशा 1880 में, फिर नील देवी। ठीक है, वैदिक हिंसा अहिंसा भवती 1872 में है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से मैथिली कृष्ण गुप्त की रचनाओं का कालक्रम जमाना है। कालक्रम में बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन चारों में से भारत भारती सबसे पहले आएगी। भारत भारती 1912 में लिखी गई है। उसके बाद साकेत आएगी 1931 के आसपास। फिर यशोधरा, फिर विष्णुप्रिया सबसे लास्ट में है। तो चौथा उत्तर हमारा सबसे सही हो जाएगा। ठीक है, 118 का उत्तर 4 हो जाएगा। राम नरेश त्रिपाठी ने जो
जो संपादित किया था कविता कौमुदी, उसमें उसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? कविता कौमुदी के बारे में बताना है। यह 10 खंडों में विभक्त है, नहीं ये गलत है, ये 8 ही खंडों में विभक्त है। ठीक है दोस्तों, ये 8 खंडों में विभक्त है। हिंदी और उर्दू की कविताएं संकलित है, ये भी सही है। बंगला और संस्कृत की कविताओं को भी इसमें सम्मिलित किया गया है, ये भी सही है। रामनरेश त्रिपाठी ने सिर्फ कविता कौमुदी का संकलन किया है दोस्तों, उसको संपादित किया है, जिसमें विभिन्न प्रकार के जो अलग अलग कवि हैं उनकी रचनाएं शामिल की गई है। इसके एक भाग में ग्राम गीतों का भी संग्रह किया गया, ये भी कथन सही है। तो 10 खंड नहीं है, इसके 8 खंड है। 120वां प्रश्न क्या कहता है, देखते हैं। मिलान करना है कि कौन सी पत्रिकाएं किससे संबंधित है। प्रजा हितैषी जो पत्रिका थी वो राजा लक्ष्मण सिंह से संबंधित है। राजा लक्ष्मण सिंह, ए में 2 हो जाएगा, ए में 2 3 में भी है, पहले में भी है। समालोचक जो पत्रिका है वो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी से संबंधित है, बी में 1, तो बी में 1 तीसरे वाले ऑप्शन में हो जाएगा। ब्राह्मण पत्रिका प्रताप नारायण मिश्र की है, सबको पता है। आनंद कादम्बिनी बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन की है। बालकृष्ण भट्ट की जो पत्रिका है वो 77 में छपी थी, हिंदी प्रदीप। 121वां प्रश्न क्या कहता है, हिंदी इनमें से छायावादी काव्य से संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। फिर से छायावादी काव्य के संबंध में गलत कथन का चयन करना है। इस रहस्यवाद इसका प्रमुख अंग है, इसी में डाउट लग रहा है, दूसरे ऑप्शन पढ़ते हैं बाकी। इसमें वेदना के आधार पर स्वानुभूति की अभिव्यक्ति को प्रधानता दी गई है, एकदम करेक्ट उत्तर है, 200%। ध्वन्यात्मकता और लाक्षणिकता भी इसका एक प्रमुख घटक है, ये भी सही उत्तर है। इसमें रेतिकालीन और द्विवेदीकालीन कविताओं से भिन्न प्रकार के भावों को नए ढंग से अभिव्यक्त किया है, ये 200% सही है, यही छायावाद की सबसे बड़ी विशेषता है। तो हमारा तो पहला ऑप्शन है रहस्यवाद इसका प्रमुख अंग है। रहस्यवाद की भावना यहाँ पे दिखती जरूर है लेकिन प्रमुख अंग नहीं है, इसी कारण ये हल्का उत्तर होने के कारण यही गलत हो जाएगा। तो पहला उत्तर हमारा सही हो जाएगा क्योंकि ये सही कथन नहीं है। 122वां प्रश्न क्या कहता है, देखिए दोस्तों। इनमें से प्रयोगवादी कविता से संबंधित कौन सा कथन गलत है, गलत कथन का चयन करना है। ठीक है, बताते हैं कौन सा गलत कथन गलत है प्रयोगवाद के संबंध में। इसमें बौद्धिक स्तर पर अनुभूति की अभिव्यक्ति के लिए माध्यम की उपयोगिता स्वीकार की गई है। बिल्कुल, बौद्धिक स्तर पर अनुभूति यानी कि दिमाग के स्थान पर सोचने के लिए अभिव्यक्ति के लिए माध्यम की उपयोगिता की माध्यम बहुत जरूरी है, माध्यम होना हितकारी है, तो माध्यम की उपयोगिता स्वीकार की गई है। इसमें कविता के शिल्प को विषय वस्तु से अलग माना है। ये देखो खुद आपको खुद पता चल रहा है, शिल्प को विषय वस्तु से अलग माना है। कविता के शिल्प को विषय वस्तु से बिल्कुल अलग नहीं माना है। कलावादी रचना थी, एक प्रकार से ये कला पर ध्यान देती थी, शिल्प को विषय वस्तु से अलग नहीं मानती थी। कला को जो शिल्प है ना उसको विषय वस्तु के साथ ही मानती थी। शिल्प भी बहुत जरूरी है कला के लिए, कविता के लिए, तो कला शिल्प को काव्य का अंग मानती थी। तो यही गलत हो जाएगा हमारा। तीसरा ऑप्शन देखते हैं। इसमें अभिव्यक्ति को अनुभूति के अनुकूल नए माध्यमों का प्रयोग करने की स्वतंत्रता है, ये भी सही कथन है। इसके अनुसार कोई भी अनुभूति अपने क्षण विशेष में उतनी ही महत्वपूर्ण है जितने समूचे जीवन के मुक्त विस्तार में। इनके अनुसार कोई भी अनुभूति अपने क्षण में उतनी ही महत्वपूर्ण है जितने समूचे जीवन के मुक्त विस्तार में, ये भी कथन एकदम सही है। तो प्रयोगवाद के कविता के संबंध में जो कथन गलत हो जाएगा दूसरा वाला होगा। ठीक है, 122 में 2। 123वां प्रश्न क्या कहता है, नई कविता के बारे में कथन है कि नई कविता से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। चलिए बताते हैं कौन सा नहीं है। नई कविता विवेक और विवेचन संबद्ध आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समर्थन करती है, एकदम सही बात है। नई कविता में जो टेक्निकल चीज़ें हैं, जो आधुनिकता को लेकर चलने वाले गुण हैं, इसमें ये वर्जना और कुंठाओं की अपेक्षा मुक्त यथार्थ के पक्षधर है, ये भी एकदम सही कथन है। यह कविता यथार्थ और जीवन को एक साथ वहन करते हुए मुक्त क्षणों के दायित्व के प्रति आग्रहशील है, यह भी एकदम सही बात है। क्योंकि जो तीनों ऑप्शन है ना, देखो लग ही रहा है कि तीनों ऑप्शन एक दूसरे के पूरक है, मतलब एक दूसरे के साथ बोल रहे हैं कहीं ना कहीं। चौथा ऑप्शन क्या कहता है, ये आधुनिकता और समसामयिकता के संदर्भ में विराट मानव के महत्व को स्थापित करते हैं, यही गलत हो जाएगा क्योंकि साफ साफ हमने पढ़ा था लघु मानव के महत्व को स्थापित करते हैं। लघु मानव मतलब जो मध्यम वर्गीय हो गए या फिर जो गरीब किसान हो गए या फिर जो नीचे के तबके के लोग हो गए, सभी प्रकार के लोगों को महत्व दिया गया था नई कविता में। 123 का उत्तर 4 हो जाएगा। 124वां प्रश्न क्या कहता है कि प्रथम तार सप्तक का कवि कौन सा नहीं है, बताते हैं कौन सा नहीं है। प्रभाकर माथुर भी है, शकुंतला माथुर गलत हो जाएगा, गिरिजा कुमार माथुर भी है, नेमी चंद्र जैन भी। शकुंतला माथुर तार सप्तक 2 की कवियत्री है। 125वां हो जाएगा। 125वां प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं 125वां प्रश्न क्या कहता है, इनमें से किस कवि की रचनाएं तीसरा सप्तक की है, तीसरा सप्तक में है। केदारनाथ सिंह इसका सही उत्तर हो जाएगा, केदारनाथ सिंह तीसरे सप्तक के कवि हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए दोस्तों, इनमें से कौन सा दूसरा सप्तक का कवि नहीं है। शमशेर, बहानी, रघुवीर, ठीक है, ये तीनों के तीनों दूसरे सप्तक के कवि, लेकिन कुंवर नारायण जो है वो दूसरे सप्तक के कवि नहीं है, कुंवर नारायण तीसरे सप्तक के कवि है। चौथा सप्तक में किसकी रचनाएं हैं, चौथे सप्तक में किसकी रचनाएं हैं। पहला ऑप्शन है विजय देव नारायण शाही, ठीक नहीं है, ये गलत है। प्रयोग नारायण त्रिपाठी, ये भी गलत है। नंदकिशोर आचार्य सही है, ठीक है ना, नंदकिशोर आचार्य चौथे सप्तक के कवि हैं। 128 में मिलान करना है कि कौन सी कहानी किससे संबंधित है। ये जो 4 सप्तक हमने पढ़ा है, इन चारों की मैं ट्रिक बता दूंगा आपको, एक साथ सारे कवि बता दूंगा, तो वो वीडियो देख लेना आप। बाकी इसके अलावा कोई भी समस्या हो तो बता देना। पाजेब कहानी जैनेन्द्र की है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पहले में 4 हो जाएगा, ए में 4, या तो दूसरा होगा या तीसरा होगा। इसके अलावा दूसरी कहानी है हार की जीत जैसे सुदर्शन की कहानी है, बड़ी फेमस कहानी है, तो दूसरे में पहला हो जाएगा, यानी कि तीसरा उत्तर सही हो जाएगा हमारा। सी में 4, सी में 2 प्रेमचंद। और रोज कहानी जिसे ग्रिंगरी नाम से भी जाना जाता है, अज्ञेय की कहानी सबको पता हो गया आपको। आसान प्रश्न था, ये भी देखिए आसान प्रश्न लग रहा है। यही सच है, मन्नू भंडारी, राजा निर्बंसिया, कमलेश्वर, जिंदगी और जो अमरकांत और गदल, जो सबसे फेमस कहानी है अभी लगी हुई है आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में लगी हुई ये कहानी है, रांगे राघव की कहानी है। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, अगला प्रश्न 130वां प्रश्न देखिए, ममता कालिया, उसका यौवन, नासिरा शर्मा की इसमें से कौन सी रचना है। तीसरी हथेली नासिरा शर्मा की रचना है। इसमें अलका सरावागा की रचना है अंतिम चढ़ाई, और मेहरुनिसा परवेज की रचना है कहानी की तलाश में। ठीक है, हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, हमारा सही उत्तर, नहीं दोस्तों इसमें गलती हो गई है, 1 सेकेंड रुकिए जी, दोबारा देखते हैं इसको एक बार। कहानियाँ बहुत डीप में पूछी है, रचनाएं जो है ना बहुत डीप में, ये महिला रचनाकारों की। ममता कालिया की रचना हो जाएगी उसका यौवन, जो कि हमने सही लगाया था। नासिरा शर्मा की पत्थर गली, ये भी ठीक है। अलका सरावागा की रचना हो जाएगी कहानी की तलाश में, ये भी ठीक लगाया था हमने। और मेहरुनिसा परवेज की हमने लगाई थी उस अंतिम चढ़ाई, ठीक है, अंतिम चढ़ाई है, ठीक है ना दोस्तों, कहानी की तलाश में नहीं, मेहरुनिसा परवेज अंतिम चढ़ाई। तो ध्यान से लगाना, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पहला उत्तर होगा हमारा सही, 130 का उत्तर पहला। 131वां प्रश्न क्या कहता है, देखते हैं 131वां प्रश्न। मिलान करना है इसमें जो रचनाएं दे रखी है, जो भी उपन्यास है ये। मानस का हंस आप सबको पता है अमृतलाल नागर का है, तुलसीदास की जीवनी कहा जाता है इसको, तो डी में हो जाएगा 5, तो डी में 5 चौथे ऑप्शन में है। ए में 2 चित्रलेखा, आपको पता है भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। कब तक पुकारो, रांगे राघव, और प्रति पर कथा, ये फणीश्वरनाथ रेणु का है। मेला आचार, प्रति पर कथा, दीर्घ तपा, ये सारे उपन्यास फणीश्वरनाथ रेणु के हैं। 132वां प्रश्न फिर से क्या कहता है, तमस उपन्यास आप सबको पता है साहित्य अकादमी में लाया, भीष्म साहनी का है ये। कुरु कुरु स्वाहा मनोहर श्याम जोशी का है। क्याप और कसब भी मनोहर श्याम जोशी की रचनाएं हैं। राग दरबारी यूजीसी नेट पर लगा हुआ है, श्रीलाल शुक्ल का 1968 प्रकाशन वर्ष है। आधा गांव टोपी शुक्ला, ये सारे उपन्यास किसके हैं, राही मासूम राजा के, ठीक है ना। कटरा बी आरजू, आधा गांव, टोपी शुक्ला, राही मासूम राजा। 133वां प्रश्न क्या कहता है माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में, कि माखनलाल चतुर्वेदी कृत साहित्य देवता किस गद्य विधा के अंतर्गत आता है। इसको हम निबंध में भी पढ़ते हैं, आपको याद होगा, निबंध के अंदर भी पढ़ते हैं, साहित्य देवता की गणना निबंध विधा के अंतर्गत की जाती है। 134वां प्रश्न देखिए, इसमें अज्ञेय की रचनाएं दी गई है, अज्ञेय की रचनाएं, इनका प्रकाशन वर्ष बताना है। तो सबसे पहले आएगा बावरा अहेरी, पे इंद्रधनुष रोंदे हुए, अरि ओ कृणा प्रभामयी, आंगन के पार द्वार। तो ये पहला वाला जो विकल्प हो जाएगा सही हो जाएगा। तो बावरा अहेरी पहला है, इंद्रधनुष रोंदे हुए यह, अरि ओ कृणा प्रभामयी, पे अरि ओ कृणा प्रभामयी के बाद आंगन के पार द्वार आएगा। और आंगन के पार द्वार के बाद ही, आंगन के पार द्वार के अंदर ही असाध्य वीणा रचना जो है वो संकलित है। और आपको पता होगा कि आंगन के पार द्वार को इनको एक पुरस्कार ही मिला था, कौन सा पुरस्कार मिला आपको कमेंट में बताना है, कि साहित्य अकादमी मिला है या ज्ञानपीठ मिला है।
135वां देखिए, 135वां प्रश्न क्या कहता है, कुछ रचनाएं दे रखी उनको मिलान करना है। राजी सेठ की रचना है इनमें से तीसरी हथेली, ठीक है, तीसरी हथेली राजी सेठ। स्वयं प्रकाश की रचना है सूरज कब निकलेगा, स्वयं सूरज कब निकलेगा। अब्दुल बिस्मिल्लाह की है अतिथि देवो भव, और मैत्रेय पुष्पा की है चिनार। मैत्रेय पुष्पा की कौन सी है, चिनार। अगला प्रश्न देखिए 136वां क्या कहता है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से पंथ की काव्य कृतियों को सही क्रम में लगाना है। तो सही क्रम में लगाते हैं। सबसे पहले हो जाएगा ग्रंथि, तो ग्रंथि इसमें भी है, इसमें भी है। ग्रंथि गुंजन युगांत युगवाणी स्वर्णधूलि, ये इनका क्रम हो जाएगा। ग्रंथि गुंजन युगांत युगवाणी स्वर्णधूलि, 136 का आंसर पहला हो जाएगा। पहले ग्रंथि, फिर गुंजन युगांत युगवाणी, फिर स्वर्णधूलि। 137वां प्रश्न क्या कहता है, महादेवी वर्माओं की रचनाओं को सही कालक्रम से जमाना है। तो जमाते हैं। निहार, रश्मि, नीरजा और दीपशिखा। दीपशिखा 1942 में प्रकाशित हुई थी। 1940 में इनका यामा नाम से एक संकलन हुआ था, जिसमें निहार, रश्मि, नीरजा ये सारी की सारी रचनाएं यामा में संकलित है। दीपशिखा बाद में छपा था, तो 1942 दीपशिखा का प्रकाशन हो जाएगा। 138वां प्रश्न क्या कहता है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से इन कृतियों को कालक्रम के अनुसार जमाना है। जमा देते हैं। कानन कुसुम आएगा सबसे पहले, फिर आंसू, फिर लहर, फिर कामायनी 1935 में, ठीक है। तो कामायनी सबसे लास्ट में, फिर लहर, फिर आंसू, फिर कानन कुसुम। तो ये हमारा सही क्रम हो जाएगा। आंसू के 2 बार प्रकाशन हुआ था, 25 में भी हुआ था और उसके बाद में भी हुआ था। 139 सारी की सारी रचनाएं वो जयशंकर प्रसाद की है। अगला प्रश्न क्या कहता है, 139वां देखिए, संशय की एक रात नरेश मेहता भगवान श्री राम के संशय के ऊपर लिखी गई है। ये चांद का मुंह टेढ़ा है, किसने कहा था, गजानन माधव मुक्ति बोध ने चांद का मुंह टेढ़ा है। आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय, आत्महत्या के विरुद्ध हंसो हंसो जल्दी हंसो, संसद से सड़क तक धूमिल, ठीक है, मिलान कर लेना। अगला प्रश्न क्या कहता है, ये हमारे समकालीन कवि है बहुत सारे, इसमें से अशोक वाजपेयी, ऋतुराज, ये केदारनाथ अग्रवाल तो प्रगतिवादी है, नागार्जुन भी कविता प्रगतिवादी है। तो अशोक वाजपेयी का क्या हो जाएगा, एक पतंग अनंत में, यह सही है एकदम, एक पतंग अनंत में। ऋतुराज का हो जाएगा अंगिरस, अंगिरस रचना है ऋतुराज। केदारनाथ अग्रवाल फूल नहीं रंग बोलते हैं, फूल नहीं रंग बोलते हैं। और नागार्जुन बादल को गिरता है, नागार्जुन ने बादल को गिरते देखा है, ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा चौथा वाला। 141वां प्रश्न क्या करता है, देखते हैं, मिलान करना है इसमें भी। नरेश मेहता की रचना कौन सी हो जाएगी, वन पाखी सुनो, वन पाखी सुनो ये रचना नरेश मेहता की है। अगला हो जाएगा शमशेर बहादुर बात बोलेगी, चूका भी नहीं हूँ मैं बात बोलेगी। सी में 5 अभी बिल्कुल अभी, अभी बिल्कुल अभी। और डी में 2 जल है जहाँ, जल है जहाँ। तो सही उत्तर हो जाएगा पहला वाला, नरेश मेहता की वन पाखी सुनो। तो हमारा सही उत्तर 141 में हो जाएगा पहला। 142वां प्रश्न देखिए, मिलान करना है यहाँ पर भी। ये कुछ यात्रा वृत्तांत दे रखे हैं। आखिरी चट्टान तक, ये मोहन राकेश का यात्रा वृत्तांत है। अरे यायावर याद रहेगा, सबको पता होगा, ये अज्ञे की रचना है। हंसते निर्झर दहकती भट्टी, तो पहले में 2, बी में 5, पहले में 2, बी में 5, सी में 1, यानी कि विष्णु प्रभाकर। हंसते निर्झर दहकती भट्टी विष्णु प्रभाकर, और पैरों में पंख बांधकर राम वृक्ष बेनीपुरी उड़ गए, पैरों में पंख बांधकर राम वृक्ष बेनीपुरी। तुम्हारा सही उत्तर हो जाएगा इसमें पहला, पहला नहीं तीसरा, A2, B5, C1, D3। 143वां प्रश्न क्या कहता है, देखते हैं। उपन्यासकार दिए गए हैं और उनके उपन्यास को मिलान करना है। चलो मिलान करते हैं। मृणाल पांडे की रचना हो गई इनमें से पटरंग पुराण, याद रखना पटरंग पुराण। राजी सेठ का उपन्यास है तत्सम, तत्सम उपन्यास इसका है राजी सेठ। सूर्यबाला का रचना कौन सी है, अग्निपंखी, अग्निपंखी। मैत्रेय पुष्पा की रचना कौन सी है, इदं न मम, इदं न मम। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, ए में 2, बी में 1, ए में 2, बी में 1, यानी कि दूसरा उत्तर हमारा सही हो जाएगा। 144वां प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे कुछ आत्मकथाएं दी गई हैं। झूठन आत्मकथा किसकी है, झूठन आत्मकथा ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। ये झूठन आत्मकथा ओम प्रकाश वाल्मीकि की, ये दलित उपन्यासकार थे, दलित आत्मकथाकार भी थे, दलित आत्मकथा है ये झूठन। तो पहले में 2, यानी कि चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। बी में 5 अपने अपने पिंजरे मोहनदास नेमिशर आए।
अर्धकथा नगेंद्र की है। आपने सुना होगा अर्धकथानक, तो इसको पहली आत्मकथा माना जाता है। बनारसी दास जैन की है ये अर्धकथानक है वो, जबकि अर्धकथा नगेंद्र की ये आत्मकथा है। अपनी धरती अपने लोग रामविलास शर्मा की है ये। काली और ज्ञानो इसके प्रमुख पात्र है। 145वां है संस्मरण और रेखा चित्र दे रखे, इनको मिलान करना है। चेतना के बिंग डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। स्मृति की रेखा है महादेवी वर्मा है। तो पहले में 2, बी में 3, सी में 5 दीप जले पंख बजे। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर दीप जले पंख बजे। हम अस्मत किसकी रचना है? ये कृष्णा सोबती की। हम अस्मत इसको संस्मरण में भी गिनते हैं, हम अस्मत कृष्णा सोबती। 146वां प्रश्न क्या कहता है कि साहित्यकार ने राष्ट्र या मातृभूमि को सगुण मूर्ति सर्वेश की कहकर इसकी वंदना की है। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियाँ हैं सगुण मूर्ति सर्वेश की। भारत भारती के अंदर भी ये पंक्ति आती है सगुण मूर्ति सर्वेश की। तो 146 का आंसर 1 हो जाएगा। 147वां प्रश्न देखते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा पत्रकारिता सरस्वती पत्रिका के माध्यम से जनरुचि जागृति परिष्कृत करने से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन का चयन करना है। देखते हैं कौन सा कथन गलत है। विविध विषयों पर सरस कविताएं लिखने की प्रेरणा देना, सही बात है। विविध विषयों पर, क्योंकि इनकी पंक्तियां हमने ऊपर पढ़ी थी ना, चींटी से लेकर हाथी तक बहुत सारे विषय हैं जिन पर कविताएं कही जा सकती है। परंपरा से चले आ रहे छंदों के स्थान पर सभी प्रकार के छंदों को प्रोत्साहन देना, यह भी एकदम सही बात है। विविध काव्य रूपों को अपनाने का आग्रह करना, यह भी एकदम कथन सही है। गद्य और पद्य की भाषा अलग अलग रखने का अनुरोध करना एकदम गलत कथन नहीं है, क्योंकि वो चाहते थे गद्य और पद्य की भाषा एक हो, वो खड़ी बोली हो। उन्होंने निराला की और कई ऐसे कवि हैं जिनकी रचनाओं को उन्होंने सरस्वती पत्रिका में छापा नहीं था। जूही की कली भी उनके पास छपने के लिए आई थी, क्योंकि वो मुक्त छंद में थी, तो उसको प्रकाशित नहीं किया था। बाद में 1921 में किसी और दूसरी पत्रिका में जूही की कली छपी थी। इसका ये अर्थ नहीं है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी निराला से चिढ़ते थे या फिर कुछ प्रकार का वैचारिक मतभेद था, बस ये उस समय की एक बात थी। 148वां प्रश्न देखिए क्या कहता है। 148वां प्रश्न, अंधेरे बंद कमरे किसका उपन्यास है? ये मोहन राकेश का उपन्यास है अंधेरे बंद कमरे। जिंदगी नामा आपको पता होगा, ऐसा ही है। जिंदगी नामा कृष्णा सोबती की रचना है ये, कृष्णा सोबती का उपन्यास है। बलचरमा किसका है? ये नागार्जुन का। और सूरज का 7वां घोड़ा और गुनाहों का देवता, ये दोनों उपन्यास इसके हैं धर्मवीर भारती के, जिसमें मुल्ला नाम से एक पात्र रहता है सूरज का घोड़ा में, है ना। 148 का मिलान कर लेंगे हम। अंधेरे बंद कमरे मोहन राकेश, तो पहले में दूसरा हो जाएगा, तो दूसरा पहले में भी है, तीसरे में भी है। बी में 1 हो जाएगा, तो बी में 1 पहले में भी है, तीसरे में भी है। बलचरमा 5, तो यानी कि तीसरा उत्तर हमारा सही हो जाएगा, तीसरा वाला। 149 सेकंड लास्ट प्रश्न है आज का हमारा। क्या कहता है सेकंड लास्ट प्रश्न कि ये रचनाएं दे रखी, इनको मिलान करना है। मिलान कर लेते हैं। रानी कैद की कहानी इंशाअल्लाह खान की रचनाएं। रानी कैद की कहानी। आशा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजी, इसकी भाषा बहुत परिमार्जित थी, एकदम शुद्ध हिंदी टाइप से कह सकता है। छंद वर्णन की महिमा, ये खड़ी बोली गद्य किसमें थोड़ी थोड़ी झलक मिलती थी, गंग कवि की रचनाएं हैं, गंग कवि की। और पद्म पुराण किसकी रचना है? पद्म पुराण है दौलत राम की। तो पद्म पुराण दौलत राम, तो मिलान कर लेना, पहला उत्तर इसका सही हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। इन रचनाओं को मिलान करना है। तुलसीदास 1938 या 1942 में रचना लिखी थी, ये निराला की रचनाएं हैं, जिसमें चिंतन पर ध्यान दिया था, न कि तुलसीदास के जीवनी पर ज़्यादा ध्यान दिया, बल्कि तुलसीदास के चिंतन पक्ष पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। तो निराला की रचनाएं हैं, ए में 4 हो जाएगा। वैदेही वनवास आपको पता है, ये मैं प्रिय प्रवास के राइटर हरिओद की रचना है वैदेही वनवास। हिम तरंगनी हिम किरीटनी आपको पता है, ये किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की। और रसवंती, ये दिनकर की रचना है रसवंती, सामदेनी, रसवंती, रश्मि रथी, ये सब है ना दिनकर की रचना है। तो आज हमारे 150 प्रश्न हो चुके हैं। हमने 2021 का जो पेपर था उसके 150 प्रश्न, 300 प्रश्नों का समाधान हम देख चुके हैं। 2016 में जो पेपर हुआ था RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसके भी 300 प्रश्न हम देख चुके हैं, पेपर 1 और पेपर 2 के। इसके अलावा यहाँ तक भी किसी प्रश्न में या किसी प्रकार के कोई टॉपिक पे आपको डाउट हो, आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। कोई ऐसी परीक्षा है जिसके प्रश्न आपको चाहिए या जिनके समाधान आपको चाहिए, जिनके प्रश्न आपको करने हैं, तो वो भी आप हमको बता सकते हो। किसी भी प्रकार की कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा हो, वो भी आप बता सकते हो। अपने दोस्तों तक इन प्रश्नों को ज़रूर शेयर करें और कोटा एजुकेशन हब को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।